हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 10, जो कि इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होने वाला है ना। काफी लेंदी हो गया ये। लेंदी हो क्या गया, एक्चुअली लेंदी है। इसमें सोशल फार्मेसी में टोटल 6 चैप्टर है और ये चैप्टर इसके बाद वाला तो और लेंदी चैप्टर है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरल है। एक बार रीड करोगे और थोड़ा सा दिमाग कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लोगे तो सोशल फार्मेसी बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? साइको सोशल फार्मेसी। साइको सोशल फार्मेसी का एक तरह से हम समझ सकते हैं रोल क्या है। साइको सोशल, समाज में जो साइकोलॉजी बनी हुई है, ठीक है, एक ड्रग को लेकर के, ठीक है, ड्रग के खराब जो इंपैक्ट है उनको लेकर के, वहां पर फार्मेसी क्या रोल प्ले कर सकती है अपना, ठीक है, फार्मासिस्ट क्या रोल प्ले करेगा या उसके क्या इंपैक्ट्स हैं, तमाम वो सब बातें यहां पर आज हम करने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया ये? ओके, तो क्या कह रहा है इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो कह रहा है फार्मेसी टू डील विद द साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। जब फार्मेसी डील करती है साइको सोशल एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलू। जब साइको सोशल पहलुओं को फार्मेसी डील करती है तो उसी को हम लोग साइको सोशल फार्मेसी बोलते हैं। अब साइको सोशल एस्पेक्ट्स हैं क्या क्या? साइको दिमागी और सामाजिक, हमारा दिमाग और उसका इंपैक्ट समाज पर। ठीक है, तो सबसे पहला है लीगल और इलीगल ड्रग यूज इन सोसाइटी। लीगल और इलीगल। इलीगल क्या हो जाता है? ड्रग का यूज हो रहा है, मॉर्फिन कोकेन इस्तेमाल की जा रही है। लीगल तो हम लोग अपनी जनरल मेडिसिन खाते ही खाते हैं, तो उनका क्या इंपैक्ट है? तो लीगल दवाइयां खा रहे हैं, उनका भी कुछ इंपैक्ट होता है। तो आओ देखेंगे, समझेंगे उस चीज को। एडिक्शन एंड इट्स रिलेशन टू फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चाइल्ड अब्यूज। एडिक्शन, अल्कोहल, नशे को लेकर के लोगों की लत लगी हुई है, ठीक है ना, और उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल बच्चों के ऊपर क्या असर है, बच्चा किस तरह से चाइल्ड अब्यूज कर रहा है इन दवाइयों को लेकर के, वो बातें यहां डिस्कस करेंगे। द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एडिक्शन। एडिक्शन को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है। द ओरिजिन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म। अल्कोहलिज्म कहां से ओरिजिन होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, बात समझ में आ रही है। सेक्सुअलिटी एंड हेल्थ। सेक्सुअलिटी, सेक्स को लेकर के लोगों के बीच में जो कुछ विचारधाराएं हैं, और हेल्थ, ठीक है, तो वो ये सब बातें यहां पर हमारी क्या होने वाली है, डिस्कस होने वाली है। वेनरल डिजीज एंड इट्स प्रिवेंशन। वेनरल जो इजीली क्या हो सकती है, फैल सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ कंट्रोल, ये भी साइको सोशल में आता है, लेकिन यहां पर हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग केवल फिलहाल देख रहे हैं कि साइको सोशल के अंदर क्या क्या पहलू कवर होते हैं। तो यहां पर हमारा सबसे बड़ा चीज क्या रहेगा, ये दो। एक तो ड्रग के बारे में, जितनी भी ड्रग से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड चीजें हैं, ड्रग, वो आज के टॉपिक में क्या होंगी, कवर की जाएंगी। नाउ ड्रग डिपेंडेंस, ये भी टॉपिक कवर अप होगा। ठीक है, तो ये तो हो गए साइको सोशल पहलू। तो साइको सोशल पहलू एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ड्रग्स को लेकर के आज हम उसके बारे में बातें करने वाले हैं। तो ड्रग यूज क्या है? ड्रग का इस्तेमाल क्या होता है? इट रेफर टू टेक ड्रग करेक्टली फॉर ए लेजिटिमेट मेडिकल रीजन। ड्रग का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? मैं बताया था ना, ड्रग और मेडिसिन सेम ही चीज है। ड्रग और मेडिसिन में क्या अंतर है? ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स। ड्रग्स के अंदर सभी आते हैं। जो भी दवाई, जो भी केमिकल हमारी बॉडी पर असर करती है, वो क्या होता है, ड्रग कहलाता है। तो यहां थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दूं, और कुछ लोगों को क्लियर नहीं है कि क्या डिफरेंस है ड्रग एंड मेडिसिन में, ठीक है ना। जितना भी केमिकल है, एनी केमिकल अफेक्ट, जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को अफेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के फंक्शंस को अफेक्ट करेगा, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, ड्रग कहलाते हैं। और ऐसे केमिकल जो हमको ठीक करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको मेडिसिन बोल देते हैं। और जो पॉइजन भी ड्रग है, लेकिन वो मेडिसिन नहीं है, वो हमको मार देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ड्रग का इस्तेमाल, यहां जनरल इस्तेमाल क्या किया है, ड्रग शब्द का इस्तेमाल कर रखा है। तो ड्रग यूज क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू टेक करेक्टली, सही तरीके से लिया जाए, लेजिटिमेट मेडिकल रीजन। जब किसी मेडिकल कारणों से, किसी चिकित्सा के कारणों से हम लोग दवाई को लेते हैं और सही तरीके से लेते हैं, तो उसको ड्रग यूज कहा जाता है। ड्रग का मिसयूज क्या है? इट रेफर टू टेकिंग अ लीगल ड्रग इन एप्रोप्रिएटली। लीगल ड्रग, डॉक्टर ने कहा तुम्हें खानी है, या तुमने क्या किया, अच्छा क्या करते हो आजकल, इन्फेक्शन हो गया, गए 2 एंटीबायोटिक लिया, खा ली, तरीका ही नहीं पता, खा ली, सुबह खा ली, शाम खा ली, सुबह दोपहर शाम खाएंगे, कैसे खाएंगे, तरीका नहीं पता, बस खा ली। दवाई तो लीगल है, थी, वो ठीक करने के लिए थी, लेकिन उसको सही तरीके से नहीं खाया। डॉक्टर ने कहा 2 बार खानी है, तुमने 3 बार खा रहे हो। तो जब ये तुम सही दवा, जो लीगल मेडिकेशन है, उसको जब तुम सही तरीके से नहीं लेते हो,
तो वो मिसयूज कहलाता है। सिंपल सी बात है, बात समझ में आ गई। जब कोई सही दवा, तुम अपनी बीमारी के इलाज में कोई दवा खा रहे हो और उसको सही तरीके से ना लो जैसा कि डॉक्टर ने कहा है, तो वो मिसयूज कहलाता है। एब्यूज क्या है? अब ये बच्चा थोड़ा कंफ्यूज रहता है मिसयूज और एब्यूज में। इट रेफर टू टेकिंग अ लीगल और इलीगल ड्रग, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, इन अ वे दैट डैमेज सम एस्पेक्ट्स ऑफ द यूजर लाइफ। जब आप दवा कुछ इस तरीके से लेते हो कि हम लेने वाले का लाइफ के ऊपर कुछ असर पड़ जाए, लाइफ डेंजर में आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज कहते हैं। जैसे कि बहुत सी मेडिकेशन ऐसी होती हैं दिमागी तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, साइकोट्रोपिक दवाइयां, लेकिन आजकल आदमी क्या करता है, उसको जस्ट मजा आ रहा है, नशे के तौर पे ठीक हो चुका है, लेकिन तब भी नशे के लिए खा रहा है, उसको प्रेस्क्रिप्शन दिखा दिखा के मेडिसिन ला के खा रहा है। नींद की दवाइयां हैं, ठीक है, दिमाग को शांत करने वाली दवाइयां आदमी ला के खा रहा है ना। बहुत अभी कोडिन सिरप हमारा बैन किया गया था इसी चक्कर में, लोग कोडिन सिरप को पी लेते थे पूरा। तो ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं। अब इलीगल क्या है अपना, जो कोकीन वगैरह होती है वो तो इलीगल ही हो गई है, ठीक है, वो तो है ही नहीं अपना कहीं ना कहीं। लीगल कौन सी होगी? जो अपना मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। तो लीगल और इलीगल ड्रग का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका असर पड़ जाए यूजर की जिंदगी पर, तो वो कहलाता है ड्रग एब्यूज। एब्यूज मतलब होता है एक तरह से गाली देना। तो कहीं ना कहीं ये दवाई की गाली पड़ गई इस्तेमाल करने वाले के ऊपर। बात समझ में आ रही है? नाउ ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन वर्सेस ड्रग टॉलरेंस, ये तीन शब्द तुम लोगों को परेशान करेंगे, तो हम इसको थोड़ा समझ लें। क्या होता है ड्रग डिपेंडेंस का मतलब क्या है, एडिक्शन का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब क्या है? तो आओ देखने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है? एन एडेप्टिव स्टेट दैट डेवलप्स व्हेन अ पेशेंट रिपीटेडली टेक अ ड्रग एंड ऑन सेसेशन ऑफ दैट ड्रग एक्सपीरियंस विथड्रॉल सिम्टम। सिंपल सी बात है, जब अगर आप ये वाली ड्रग के ऊपर आप डिपेंड हो गए हो, जैसे कि आप खाना ना खाओ तो पेट में फिर जलन होगा, दर्द होगा, आप खाने के ऊपर डिपेंड हो। एनर्जी तो चाहिए, वो एक बात की बात है, लेकिन खाना नहीं मिलेगा या बहुत तेज प्यास लगी हो, प्यास ना हो तो आदमी हड़बड़ा जाता है, यार पानी मिल जाए कहीं से, प्यास लगे। इमेजिन करो बहुत गर्मी है और वहां पे तुमको कहीं सफर कर रहे हो और प्यास लग गई है, सफर में बैठे हो ट्रेन में या कहीं पर, पानी नहीं मिल रहा कहीं से, तो तुम अंदर से बेचैन हो कि यार पानी मिल जाए कहीं से पानी मिल जाए। बस वही वाली फीलिंग जब आती है दवाइयों को लेकर के, आप कोई नशा कर रहे हो, ठीक है, दवा आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, और होगा क्या? एक तो ये दिक्कत आई आएगी, और अगर आपने, वो तो खैर मैंने उससे कोरिलेट किया, और अगर आप ये दवा नहीं लेते हैं तो कुछ ना कुछ आपको अंदर सिम्टम्स आने लगेंगे। जैसे कि कुछ लोग देखा होगा तुम लोगों ने, जो नशेड़ी लोग होते हैं, बहुत ज्यादा दारू वगैरह पीते रहते हैं, वैसे तो नॉर्मल है, लेकिन जैसी शाम आती है उनको दारू की हुड़क लगती है। अच्छा, दारू अगर नहीं पिएंगे तो उनको दिक्कत क्या हो? तुमने देखा होगा वो लोग पैरों पे गिर पड़ते हैं, साहब 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, है ना, देखा होगा इस तरीके से। उनको दिक्कत क्या है? जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो उसकी वजह से ना उनको शरीर में कुछ दिक्कत हो रही है, घबराहट होने लगती है, ठीक है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, बीपी बढ़ने लगता है, इस टाइप की दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है उनकी बॉडी में। तो यह क्योंकि ये वो आदमी उसके ऊपर क्या हो गया है? डिपेंड हो गया है। अगर नहीं खाएगा तो बॉडी में कुछ अजीब गरीब से हरकतें आएंगी, उसके डर की वजह से फिर वो दवाई को और खाता है वो। तो वही कह रहा है एन एडेप्टिव स्टेट, ये एक एडेप्टिव स्टेट है कि आपकी बॉडी उसके ऊपर, आपकी बॉडी ने उसको ढाल लिया है, वो दवा चाहिए आपको। जब डेवलप हो जाती है व्हेन अ पेशेंट रिपीटेडली टेक्स अ ड्रग, जब कोई पेशेंट लगातार दवा लेता रहता है, एंड ऑन सेसेशन, जब उसको रोक देगा ऑफ दैट ड्रग, उस दवा को, एक्सपीरियंस विथड्रॉल सिम्टम। विथड्रॉल सिम्टम आते हैं, विथड्रॉल मतलब तो रोक देना, जब आप उसे रोक दोगे तो कुछ सिम्टम दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है इन अदर वर्ड्स द बॉडी बिकम्स एडेप्टेड, बॉडी क्या हो जाती है? अडेप्ट हो गई है टू फंक्शनिंग नॉर्मली एज लॉन्ग एज द ड्रग इज कंज्यूम्ड। बॉडी तब तक नॉर्मल काम करेगी जब तक वो दवा शरीर के अंदर है, ठीक है। द सिम्टम्स में बी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बोथ, और इसके सिम्टम्स होंगे वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। डिपेंडेंस क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं एडिक्शन की। एडिक्शन में क्या है? इन कंट्रास्ट, कंट्रास्ट मतलब कंपेयर टू डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन रेफर टू एन आउट ऑफ कंट्रोल कंपल्सन और ऑफ फॉर एन इंडिविजुअल टू टेक अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। यहां कंपल्सन, अंदर से ऐसा लगता है कि बस मिल जाए कहीं से, तलब जिसे कहते हैं। यहां पे हम तलब नहीं कह सकते, यहां पर क्या हो रहा है? उसकी बॉडी में अजीब सी हरकतें हो रही हैं, मैंने बताया नहीं अजीब से लगता है, वो तो एक उदाहरण के तौर पे दिया। यहां पर क्या होगा? दवा जब नहीं मिलेगी समय पर तो अंदर से उलझने पैदा हो जाएंगी, घबराहट, बेचैनी, तो ये हो गया डिपेंडेंस। और कंपल्सन यहां पर क्या है? इसे यहां पर हम कह सकते हैं तलब लग रही है कि यार बस मिल जाए कहीं से, वो बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही है लेकिन अंदर से एक बिल्कुल इच्छा हो रही है कि बस मिल जाए कहीं से, ठीक है ना। तो आउट ऑफ कंट्रोल कंपल्सन, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस मिल जाए कहीं से, ठीक है ना।
तो एन एडिक्टिव सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज वन दैट इज बोथ रिवार्डिंग एंड रीइंफोर्सिंग इवन इफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज आर नेगेटिव। तो जो एडिक्टिव सब्सटेंस होता है वो क्या रीवार्डिंग और रीइंफोर्सिंग होता है, मतलब उससे लेके फिर क्या आता है, आपको एक अलग ही दुनिया में जाते हो तो आपको लगता है कि हम हाँ मिल गया, अब मैं सुकून में हूं, ठीक है ना। तो ये रिवार्डिंग हो गया और यही चीज आपको रीइंफोर्स करती है बार बार उसको लेने के लिए। यहां पर आपकी शरीर में कोई दिक्कत नहीं आई है, यहां पर विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। टॉलरेंस में क्या हो गया, टॉलरेट करने की क्षमता बढ़ जाती है। जहां पहले है ना दारू वाला पीने वाला इंसान क्या पहले 1 पैक लेगा, फिर 2 पैक में नशा होगा, एक टाइम होता है आधी बोतल खाली कर जाता है, नशा ही नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, ठीक है। टॉलरेंस इज अ फिनोमेना दैट रेफर टू द रिड्यूस्ड रिएक्शन फ्रॉम द ड्रग। ड्रग का रिएक्शन कम हो गया है ऑन रिपीटेड यूज ऑफ द दैट ड्रग बाय अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब किसी कोई इंसान लगातार उसको ले रहा है तो अब ड्रग का रिएक्शन उसकी बॉडी में, रिएक्शन मतलब उसका एक्शन उतना नहीं हो रहा है। इंक्रीजिंग द डोज, डोज बढ़ा देंगे ड्रग में एम्पलीफाई इट्स इफेक्ट, है ना। जब डोज बढ़ाते हैं तो ड्रग अपना इफेक्ट तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, बट दिस इन टर्न रीइंफोर्स ग्रेटर टॉलरेंस। बट बदले में क्या होता है, टॉलरेंस ही बढ़ जाती है इंसान की। नशा बढ़ाने के लिए बार बार डोज बढ़ाता जाता है, उसकी क्षमता ही बढ़ती जाती है कि फिर 1 पैक से कुछ नहीं होगा, फिर 4 पैक चाहिए, फिर 8 पैक चाहिए, फिर 10 पैक चाहिए, तो ये लगातार उसकी क्षमता बढ़ती जा रही है। टॉलरेंस इज देन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टुवर्ड्स द ड्रग एडिक्शन। फाइनली टॉलरेंस जब होता है उसके बाद ही क्या स्टार्ट होता है, ड्रग का एडिक्शन स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये 3 वर्ड डिपेंडेंस, एडिक्शन, टॉलरेंस क्लियर रखने दिमाग में। आगे आते हैं रिस्क फैक्टर, कौन लोग, किन लोगों में ये ड्रग एब्यूज होना की संभावना बहुत ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस एब्यूज, अगर कोई इंसान फैमिली में इस्तेमाल करता रहा है किसी ड्रग का तो उसकी फैमिली में उनके बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टीम, जिन लोगों में है ना पास्ट रहा हो डिप्रेशन का या लो सेल्फ स्टीम, अपने आप को कम आंकना और है ना सामाजिक तौर से कटे रहना, उनमें ज्यादा होने की संभावना होती है। फीलिंग ऑफ नॉट फिटिंग इन एंड ड्रॉपिंग आउट ऑफ द मेन स्ट्रीम, जो आपकी मेन स्ट्रीम है, आप जैसे मान लो आप या बच्चे हो, इस समय आप क्या कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो। अब आप क्या देख रहे हो कि यार मेरे साथ के तो लोग, जो मेन स्ट्रीम तुम्हारी कौन सी है, फार्मेसी, अब उसमें तुम कह रहे हो यार मैं तो इसमें फिट ही नहीं बैठ पा रहा हूं, माँ बाप ने पैसा लगा दिया इतना सारा, ये कर दिया, मैं इसमें कर नहीं पा रहा कुछ, ठीक है। और ड्रॉपिंग आउट ऑफ, अब तुम क्या करो उससे पिछड़ते चले जा रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में ना उलझनें पैदा हो जाती हैं, यहीं से शुरुआत होती है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, इसका तरीका क्या होता है, मैं लास्ट लेक्चर में बताया था, कुछ नहीं है, आप जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है उसका सोल्यूशन पक्का होता है, तो उसके सोल्यूशन में धीरे धीरे ध्यान दो। जैसे कि पढ़ाई है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसका कोई तरीका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। मन लगाना पड़ेगा, एटलीस्ट बहुत ज्यादा नंबर नहीं चाहिए। तो फार्मेसी तुम लोगों को पता ही है, फार्मेसी का उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि तुम लोग बच्चे पढ़ रहे हो तो दूसरों को उनकी एकेडमिक के हिसाब से तुम लोग उदाहरण दे सकते हो, भाई कितना चाहिए, केवल 100 में से 40 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं है, तो पहले 40 नंबर के लिए अपना सेट कर लो मामला, ठीक है। आगे आते हैं ड्रग्स ऑफ मिसयूज एंड एब्यूज। अब कौन कौन से ड्रग्स हैं जो अपने सिलेबस में भी दे रखे हैं, जैसे कि बात करें कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं, ठीक है, जिसमें हशीश, मैरिजुआना, है ना। स्टिमुलेंट्स कौन कौन से, एम्फेटामाइन, कोकेन वगैरह आ गया। डिप्रेसेंट, बार्बिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन्स आ गए। नार्कोटिक्स में हीरोइन, ओपियम आ गया, है ना, भांग, चरस, गांजा, उन्हीं की बातें चल रही है यहाँ पर। हेलुसिनोजेंस जो हेलुसिनेट क्रिएट करते हैं, LSD और मेस्कैलिन आ गया। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, फिनसाइक्लिडीन आ गया। अदर कंपाउंड्स में स्टीरॉइड्स और इनहेलेंट्स आ जाते हैं। तो ये तमाम ड्रग्स हैं जिनका क्या हो रहा है, वो हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है, और इनका ही कॉमन लोगों को क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। बड़े कॉमन है जिनका मार्केट में जो मौजूद है, हशीश, मैरिजुआना, कोकेन, हीरोइन, ओपियम, ये सब मार्केट में बड़ा अवेलेबल है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अब आते हैं ड्रग फॉर एडिक्शन हो गया साइकोट्रॉपिक्स, जो कि अपने सिलेबस में भी है। तो साइकोट्रॉपिक्स क्या होते हैं पहले तो ये समझे। तो साइकोट्रॉपिक्स आर द सब्सटेंस व्हिच चेंज ब्रेन फंक्शन। साइकोट्रॉपिक्स क्या करेंगे, ब्रेन के फंक्शन को चेंज कर देंगे एंड रिजल्ट इन अल्टरेशन इन परसेप्शन, मूड एंड कॉन्शियसनेस। और आपका जो परसेप्शन है, किसी चीज को परसीव करना, देखने का तरीका, नजरिया, मूड और आपका जो चेतना है, वो सब चीजें बदल जाती हैं, है ना। जैसे कि अल्कोहल पीने के बाद आदमी के अंदर डर निकल जाता है, वो मस्ती में झूमता है, तो ये मूड का चेंज करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, साइकोट्रॉपिक्स कहलाते हैं। दीज सब्सटेंस often cause subjective change in consciousness and mood which the user may find rewarding and pleasant leading to euphoria। अब क्या होता है, आदमी दिन भर परेशान है और है ना चिंता में था, आपने उसको खाया, आप चिंता गए भूल, है ना। हम लोग कहते हैं योगा करो,
मेडिटेशन करो, जैसे कि चिंता को आपको हर समय सोचना नहीं है, लेकिन इंसान लगातार सोचता है। अब उस चिंता को सोचना कैसे बंद करे, तो ये खा लेता है इंसान, वो चिंता ऑटोमेटिक चली जाती है, सोचता है उसके बारे में। अब उसे मजा आ रहा है, अब वो झूम रहा है, अब उसे अंदर पागलपंती चढ़ रही है, वो कह रहा है अरे भैया मजा आ रहा है, अब तो टेंशन ही नहीं है कोई। तो ये जो चीज है, इंसान जो अपनी बेसिक दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है लाइफ को, उनको भूलना चाहता है लेकिन भूल नहीं पाता है। इनका इस्तेमाल करता है तो कुछ घंटों के लिए भूल जाता है, उसको उसमें मजा आता है। डेट इज द क्या है, ये यही उसका रिवार्डिंग है और यही उसका प्लेजर है, यही उसका मजा है कि अब मेरे को टेंशन नहीं, अब मैं रिलैक्स हूं। तो आदमी कहता है दिन भर थक गया यार, अब मैं नशा करूंगा, कुछ दिन चैन के रहूंगा कुछ घंटे के लिए। तो यही चीज, इस तरह से नशे की तरफ आदमी धीरे धीरे ढकेला जाता है, बट वो प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होती है। लीडिंग टू यूफोरिया, यूफोरिया होता है पागलपन, एकदम जो होता है ना मस्ती वाला पागल। जब आप बहुत खुश होते हो, सपोज इमेजिन करो आप बहुत खुश हो, नाच गा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड यूफोरिया, पागलपन। उस लेवल की खुशी मिल जाती है, क्योंकि चिंता करने वाला जो नर्व्स थे, थिंकिंग प्रॉब्लम थी, वो थिंकिंग जो कर रहा था दिमाग, उसको काट दिया उसने, तो चिंता तो गई दूर, डर भी चला गया। केवल क्या है, खुशी खुशी है। ठीक है, ये खुशी असली वाली नहीं है, नकली वाली खुशी है, ध्यान रखना इस चीज का। इट लीड्स टू कंपल्सिव ड्रग यूज, ये इसको लेने के बाद कंपल्सिव एकदम जबरदस्ती हो जाते हैं, बॉडी कहता है कि नहीं ले, अब तू तेरे को मजा तभी आएगा। डिस्पाइट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, अब पता है बाद में जाके बॉडी पर असर पड़ेगा, बॉडी बीमार पड़ सकता है, कुछ भी है, लेकिन उसके बाद भी एक कंपल्सिव आता है अंदर से कि लेना है। When used consistently in excess, जब लगातार हम उसे लेते रहते हैं तो ये कंपल्सिव हो जाता है, हमारी बॉडी उसको कंपल्सन में डाल देती है कि नहीं अब तुम्हें लेना ही लेना है, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। कॉमनली यूज्ड साइकोट्रोपिक ड्रग कौन कौन से, ये एग्जांपल तुमको याद रखने हैं। एंजियोलाइटिक्स, ठीक है ना, बेंजोडाइजेपिन, यूफोरियन। एंजियोलाइटिक होता है जो चिंता को खत्म कर दे, यूफोरियन जो पागलपन बढ़ाता है, स्टिमुलेंट जो आपको उत्तेजना देता है, डिप्रेसेंट जो आपको वो कर देंगे, क्या कहते हैं, अल्कोहल शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में अल्कोहल का असर जब खत्म होता है तो बॉडी को डिप्रेस कर देता है। हेल्यूसाइनोजन, एलएसडी आते हैं। तो ये कॉमन से साइकोट्रोपिक्स है जो तुम लोगों को याद रखने हैं ना। नार्कोटिक्स, नार्कोटिक्स क्या होते हैं, रेफर टू एनी साइकोएक्टिव जो दिमाग में काम करे विद एनी स्लीप इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ये आपको क्या करता है, सोने में हेल्प करता है। ठीक है, एग्जाम पास में आता है तो आप लोगों की नींदें उड़ जाती हैं, आप सोओगे सोचते रहते हो, आंख बंद, अरे कल पेपर है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, जिसको तैयारी अच्छी होगी वो कहेगा यार पेपर खत्म हो जाए, हम यहाँ घूमने जाएंगे, वहां घूमने जाएंगे, दिमाग चल रहा है लगातार, नींद नहीं आ रही है। आप कह रहे हो, फिर घर में कहते हो मम्मी पापा से हमें नींद नहीं आ रही है, तो ये क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग, नींद लेके आएगा। अगेन क्या, आपके थॉट्स को काटता है, ये जो आपका ब्रेन लगातार सोचता है उसको क्या कर देगा, कट कर देगा, सोचना बंद, नींद खटाक से आ जाएगी, क्योंकि थका तो होता ही है शरीर। लीगल डेफिनेशन क्या है, सब्सटेंस एंड प्रिपरेशन दैट इंड्यूस ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब नींद जैसा, स्लीप स्टूपर और इनसेंसिबिलिटी एक्सेट्रा। इनसेंसिबिलिटी मतलब क्या है, थकान से हो रही है, सेंस नहीं है, बस मतलब सेंस ना होना और नींद जैसा आना, यही सब क्या है, नार्कोटिक्स की पहचान है। यूजुअली रेफर टू ओपिएट्स, इसके अंदर कौन आते हैं, यूजुअली रेफर टू ओपिएट्स, मोस्ट कॉमनली मॉर्फिन। इसके अंदर मॉर्फिन, हेरोइन एंड ऑल डेरिवेटिव कंपाउंड फाइंड विद रॉ ओपियम लेटेक्स। तो ओपियम वही आ गया अपना कॉग्नोसी में पढ़ा होगा, हेरोइन है, ओपियम है, मॉर्फिन है, ठीक है ना। ये सब क्या आते हैं, अपने वो कंपाउंड्स हैं जो नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं। तो पूरा नार्कोटिक डिपार्टमेंट है ना, मूवी वगैरह देखते हो उसमें नार्कोटिक एजेंट्स से नार्कोटिक सुनते रहते हो, वो यही सब चीजें हैं। इन 1961 यूनाइटेड नेशंस हैव पास्ड अ सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स। उन्होंने एक कन्वेंशन पास किया नार्कोटिक्स ड्रग्स के ऊपर, विच लिमिट पोजेशन। उसने क्या कर दिया, उसके पोजेशन को लेकर लिमिट वो कर दिया। शुरुआत में तो भैया क्या था, आदमी जब और चले जाओ 100 साल पहले, ठीक है ना, तो ये तो अंधाधुंध बिकता था। फिर क्या हुआ, इसके रूल रेगुलेशन लाए गए। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, इसके लिमिट को पोजेस को वो कर दिया कि हर कोई नहीं रख सकता है, या कितना होगा, ठीक है। इसका यूज, ट्रेड, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन ऑफ ड्रग यूज्ड फॉर साइंटिफिक मेडिकल यूज एंड कंट्रोल ड्रग ट्रैफिकिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो अल्टीमेटली उसको क्या कर दिया, यहां पर उसने नेशन ने एक कन्वेंशन पास किया, एक तरह से समझ लो कि एक मीटिंग हुई, उसमें कुछ रूल रेगुलेशन लाए गए जिसमें लिमिट पोजेशन रखने, जो नार्कोटिक्स रखे जाएंगे उसके ऊपर लिमिट लगा दी, उसके यूज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, ठीक है ना, और उसका साइंटिफिक मेडिकल यूज और कंट्रोल द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इंटरनेशनल लेवल। यानी कि हर तरीके से इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, कंट्रोल लगाया, क्योंकि ये इंसानियत के ऊपर एक तरह से खतरा था।
ठीक है। द कन्वेंशन आल्सो एस्टैब्लिश इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसने ये भी एस्टैब्लिश किया इंटरनेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। द कन्वेंशन एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर मोर देन 160 नारकोटिक ड्रग्स, 116 नारकोटिक ड्रग्स है उनके ऊपर इसका क्या है, कंट्रोल है। दीज इंक्लूड्स मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन, है ना, कोडीन ध्यान है, कोडीन किसमें पाया जाता था, कोडीन सिरप आता था, याद आया। सिंथेटिक डेरिवेटिव्स लाइक मेथाडोन, पैथिडीन एज वेल एज कैनाबिस, कोका एंड कोकेन, ये सारे कॉमन ड्रग्स हैं। ये तुम्हें एग्जांपल के तौर पे याद रखना कि नार्कोटिक्स के अंदर क्या क्या आता है। ओपियम स्मोकिंग एंड ईटिंग, कोका लीफ च्यूइंग, कैनाबिस रेजिन स्मोकिंग एंड नॉन मेडिकल यूज ऑफ कैनाबिस, ठीक है। किसी से कह रहा है ओपियम का स्मोक करना, ईटिंग कोका लीफ, च्यूइंग कैनाबिस रेजिन, ठीक है, च्यूइंग कोका लीफ को ईटिंग कोका लीफ, च्यूइंग कैनाबिस रेजिन स्मोक करना एंड नॉन मेडिकल यूज ऑफ कैनाबिस इज प्रोहिबिटेड, मतलब इन सब का जो नॉन मेडिकल यूज था, मेडिकल के अलावा जो भी यूज थे सब बैन कर दिए गए, टोटल बैन कर दिया गया, ठीक है। अल्कोहल की बात करें, अब अल्कोहल को सब जानते हैं तो यहां बेसिक फटाफट रीड करते हैं। अल्कोहल इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सब्सटेंस इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई अगर नार्कोटिक वो साइकोट्रॉपिक इस्तेमाल हो रहा है तो कौन है, वो अल्कोहल है। लीगल परमिशन मिली हुई है इसको, ठीक है। अल्कोहल एंड तंबाकू, तंबाकू को मिली हुई है, आर द टू प्राइम अब्यूज्ड सब्सटेंस इन द एडोलसेंट कम्युनिटी, है ना। तंबाकू हमारे यहाँ तो क्या है, अपनी कंट्री में तो पुड़ियां चलती हैं, दूसरे लोग कंट्री में सिगार चल रही है, वो चल रही है क्या, चिलम टाइप चलती है, बहुत सारी चीजें इस टाइप से। तो ये सब तो मतलब अल्कोहल और तंबाकू के इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो दुनिया है कहीं ना कहीं मात खा जाती है, और इसको एक परमिशन से मिली हुई है, करो, इसको स्टेटस सिंबल बना दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है अल्कोहल इज ए पोटेंशियली एडिक्टिव सब्सटेंस, ये एडिक्टिव सब्सटेंस है, लोग एडिक्शन हो जाता है। अल्कोहल डिप्रेसेस द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन के फंक्शन को डिप्रेस करता है, तभी तो हम लोग सोचने जो डर वगैरह होता है हमारा खत्म हो जाता है। दारू पीने के बाद आदमी शहंशाह बन जाता है, ठीक है, कुछ देर के लिए, जब उतरती है दारू फिर वो वापस से नौकर बन जाता है। आगे आते हैं, A small amount it seems to calm down and relieve anxiety, छोटा सा अगर अल्कोहल का छोटा अमाउंट पीते हो तो कहीं ना कहीं हमारी चिंता, जो स्मॉल अमाउंट इट सीम टू काम डाउन एंड रिलीव एंजाइटी, चिंता को खत्म कर देता है और हमको शांत कर देता है। इन हायर डोज इट कॉज टॉकेटिवनेस, जब बहुत ज्यादा पी लेता है तो आदमी देखा ना, दारू पी के आदमी बात बहुत करता है। इवन हायर डोज इट कॉज सेडेशन, और उससे भी ज्यादा पी लोगे तो सेडेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, है ना, आदमी लड़खड़ाने लगता है, कंट्रोल ही नहीं है, चल तक नहीं पाता है। फाइनली इट में कॉज, उससे भी ज्यादा कर दोगे तो अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, आप बेहोश हो जाओगे, कोमा में जा सकते हो, मौत तक हो सकती है अगर इतनी ज्यादा दारू पी लोगे तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका वो दे दिया हमें सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन बॉडी, तो ये सबको सब पता है, हर तरीके से अल्कोहल दिक्कत ही देता है। अल्कोहल इज अ कॉज फैक्टर इन मोर देन 60 मेडिकल कंडीशन, 60 से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है बॉडी के अंदर। कुछ खास खास मैंने यहां लिखी हुई है। डिप्रेशन, एंजाइटी, अब डिप्रेशन एंजाइटी को दूर करने के लिए पीते हैं, जब तक रहता है शरीर में तब तक दूर हो जाती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मैं बता दूं, समझाइएगा उन लोगों को जो लोग आपके जानने वाले में हो। आप जब अल्कोहल पी लोगे तो 2, 3, 4 घंटा तो आप सही है, लेकिन जैसे ही अल्कोहल का असर बॉडी से खत्म होता है तो इसका साइड इफेक्ट ये है कि जो आपका डिप्रेशन है ना, डबल रफ्तार से बैक मारता है, घबराहट होना स्टार्ट हो जाती है, बैक आता है एकदम से। जो डिप्रेशन दूर किया था ना, वही डिप्रेशन बड़ी तेजी से वापस लेके आता है, ठीक है। मेमोरी लॉस हो सकती है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा, लीवर डैमेज होगा, हेपेटाइटिस, सिरोसिस एंड कैंसर हो सकता है, लीवर डैमेज तो होता ही सबको पता है। फर्टिलिटी, आपकी जो फर्टिलिटी है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक, है ना, ब्रेन में स्ट्रोक पड़ सकता है, मौत हो सकती है। मुंह का कैंसर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है, गैस्ट्राइटिस, पेट में जलन वगैरह स्टार्ट हो जाना, है ना, पेट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियास में दिक्कत हो सकती है, हार्म टू अनबॉर्न बेबीज, अगर फीमेल पी रही है तो उनके जो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। बॉवल कैंसर, जो आपका एक कैंसर हो सकता है ना, आंतों का जो कैंसर होता है वो हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें कुछ मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन सोसाइटी सबको पता है, फिर भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। मैरिटल डिसहार्मनी एंड डोमेस्टिक वायलेंस, दारू जो लोग पीते हैं उनके घरों में ज्यादातर लड़ाइयां वगैरह रहती हैं, है ना, दारू पीने के बाद तो पंगे रहते हैं। तो मैरिटल डिसहार्मनी, मियाँ बीवी में तालमेल नहीं बनता है, और डोमेस्टिक वायलेंस, फिर आदमी क्या करता है, हाथ भी उठाता है और इस तरह से वायलेंस स्टार्ट होती है। बच्चों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, अगर बाप पी रहा है या माँ पी रही है तो बच्चों का फिर ध्यान नहीं रख पाते हैं वो लोग। क्रिमिनल बिहेवियर हो जाता है, दारू पी के आदमी क्राइम भी करता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब सारा जो कम रहा है, उड़ा ज्यादा रहा पीने में, तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो जाती है। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन फैमिली, अल्कोहल डिस्ट्रॉय द होम मच बिफोर इट डिस्ट्रॉय द लिवर,
तो साफ साफ लिखा हुआ है अल्कोहल घर को बर्बाद करता है कि इससे पहले वो लिवर बर्बाद करे। लिवर तो आपका 4-5 सालों में या 10 सालों में खराब होगा, घर जरूर खराब टूट जाएगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन ऑक्यूपेशन, आपके व्यवसाय पे क्या फर्क डालता है। पुअर वर्क परफॉर्मेंस, दारू पिए रहोगे तो अगले दिन नशा उतरता नहीं है और आप काम पे जाते हो तो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते हो। एब्सेंटिज्म, आप एब्सेंट बहुत ज्यादा होने लगते हो, सुबह आंख नहीं खुली आप ऑफिस नहीं गए। पुअर रिलेशनशिप विद कलीग, आपके जो सहपाठी होते हैं, आपके साथ जो काम करते हैं लोग, उनके साथ आपका रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं रह पाता है, कई बार फिर अल्टीमेटली जॉब से हाथ धोना पड़ता है। अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम, अगर अल्कोहल छोड़ना स्टार्ट करते हो तो ये सारे सिम्टम्स आपको मिल सकते हैं। ट्रिमर्स ऑफ हैंड, हाथ का कपकपाना, टंग, आईलिड, लेटर, ठीक है ना। बाद में जाकर के टंग्स और आईलिड जो होती है इनका भी फड़कना या लड़खड़ाना स्टार्ट हो सकता है। नॉइजिया, जी मिचलाना, वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है। मेलाइज, वीकनेस, शरीर कमजोर पड़ सकता है। इंक्रीज्ड पल्स, हार्ट बीट बढ़ सकती है, पसीना छूटेगा। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ जाएगा। चिंता बढ़ जाती है, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। इरिटेबल मूड, चिड़चिड़ापन रहने लगेगा, सर में दर्द रहेगा। स्लीपलेसनेस, नींद आना कम हो जाएगी जब आप अल्कोहल को बंद करते हो, पीना बंद करोगे तो विड्रॉल सिम्टम है सारे। ये बात समझ में आई, क्लियर है बातें। तो ये अल्कोहल को लेकर कुछ बातें थी। ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल की बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर क्या है, तो पहला है डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी से अल्कोहल को बाहर निकाला जाता है। मेडिकेशन टू डिक्रीज क्रेविंग, दवाइयां दी जाती है जिससे कि अल्कोहल के लिए जो तलब है, जो ललक है वो कम हो सके। मैनेजमेंट ऑफ रिलैप्स, ठीक है ना, जो रिलैप्स होते हैं उसके लिए मैनेज किया जाता है। ग्रुप थेरेपी, सब लोगों को बैठा करके आपस में बातचीत कराई जाती है कि किससे, है ना, जो देखते हो मूवीज वगैरह में देखते हो कि 4 लोग साथ में बैठ जाते हैं और आपस में डिस्कशन करते हैं। फैमिली काउंसलिंग, परिवार के साथ मिलकर बात करता है इंसान, वो बात करवाई जाती है जिससे कि आपस में तालमेल बढ़े और इमोशन में वो ताकत होती है कि इंसान फिर कुछ भी कर सकता है। तो अल्कोहल के बारे में जो जनरल बातें हैं वो लगभग सब जगह लागू हो जाती है, लेकिन अल्कोहल का सबसे ज्यादा डिस्कस क्यों किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल सब जगह है। आपके हमारे घर में भी कोई ना कोई अल्कोहल पीने वाला होगा। तंबाकू एंड तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट, तंबाकू सबको पता है, तंबाकू इज यूज्ड एज मेनली 2 फॉर्म, स्मोकिंग एंड स्मोकलेस फॉर्म। एक तो स्मोकिंग, आदमी धुआं करता है, सिगरेट पीता है। स्मोकलेस, आदमी पुड़िया खा रहा है। 2 ही तरीके से सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है। फॉलोइंग्स आर द तंबाकू रिलेटेड प्रोडक्ट, ये कुछ प्रोडक्ट है, बीड़ी, सिगार, चिरूट, चुटास, धुमती, पाइप, हुक्ली, चिलम, हुक्का, पान मसाला, पान विद तंबाकू, तंबाकू, एरेका नट, मावा, खैनी, च्यूइंग तंबाकू, ये तमाम रूप में तंबाकू अवेलेबल है। इंपैक्ट ऑफ, ठीक है, तो ये सारी बातें होगी जो अपने कोर्स में थी, तंबाकू, अल्कोहल, साइकोट्रोपिक, नार्कोटिक, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास इंपैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन सोशल हेल्थ, जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर किस तरीके से ड्रग जो अब्यूज हो रहा है उसका असर पड़ेगा। तो रिस्क ऑफ पर्सनल सेफ्टी, अब दारू पी के आदमी जब पता चला आ रहा है, आप ऐसे तो बहुत अच्छे हो लेकिन पता चला थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई आपकी हो जाती है पास पड़ोस में, लेकिन पता चला आदमी दारू पी के रात में आ रहा है, उसने आपको रात में अकेले देख लिया, अब वो दारू पी रखा है, बहुत ज्यादा संभावना है वो लड़ाई कर ले, आपको मारतोड़ कर ले, ठीक है ना। तो पर्सनल सेफ्टी, डेंजर ऑफ डेथ, इंजरी बाय ओवरडोज, एक्सीडेंट और एग्रेशन, है ना, गुस्से में या आप ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट हो सकता है, ओवरडोज में आपकी चोट लग सकती है। तो पर्सनल सेफ्टी, खुद की सेफ्टी क्या हो जाती है, दिक्कत में पड़ जाती है। डैमेज टू हेल्थ इंक्लूडिंग ब्रेन डैमेज, लिवर फेलियर, मेंटल प्रॉब्लम, खुद की हेल्थ डैमेज हो सकती है। लीगल कॉन्सिक्वेंस, रिस्क ऑफ इंप्रिजनमेंट, फाइन्स एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा अगर आपने कोई क्राइम वगैरह कर दिया है तो। अब देखो उस सोसाइटी में क्रिमिनल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सारा लिंक कहां से है, सोसाइटी से है। डैमेज टू हेल्थ, लोगों की हेल्थ खराब होगी उस सोसाइटी की, अगर किसी सोसाइटी में लोग बहुत ज्यादा दारू पी रहे हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज एट वर्क और स्कूल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी और वर्क और स्कूल में दिक्कत आएगा। लूज द ट्रस्ट ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और फाइनली क्या होगा, जब आप लगातार पैसा मांगोगे, सही काम नहीं करोगे तो अपना भरोसा भी खोने लगते हो। बात समझ में आ रही है। इंपैक्ट ऑफ ड्रग अब्यूज ऑन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब जहां आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रोडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। इलिसिट ड्रग, इलिसिट मतलब जो इलीगल है, अल्कोहल एंड तंबाकू क्रिएट सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन द वर्क प्लेस, बहुत ही कायदे से वर्क प्लेस पे असर पड़ता है। वर्क टास्क दैट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ जजमेंट, आपने दारू पी रखी है, कोई काम करना जो बहुत बारीक काम है जिसमें पूरा दिमाग लगता है, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, दारू पीने के बाद आप कॉन्सेंट्रेशन कर ही नहीं सकते। कि जो महीन वर्क होगा ना जिसमें पूरा दिमाग लगता है एकदम से, आप कितना भी कोशिश करेंगे, वो दारू पी लिया आपने, वो पूरा फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कह रहा है वर्क टास्क दैट रिक्वायर, जिनमें जरूरत होती है हाई लेवल जजमेंट, जिसमें जजमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कब क्या करना है, कांस्टेंट अटेंशन, लगातार अटेंशन चाहिए होता है। इमीडिएट मेमोरी,
और तुरंत हमें चीजें याद करके चीजों को करना होता है। फाइन मोटर स्किल, जो जहां पे मशीन में काम कर रहे हो, एकदम स्किल आपके जो आपका जो हुनर है वो वहां पे आपका चाहिए होता है, आर इजीली डिसरप्टेड बाय दिस हैबिट। अब अल्कोहल पी लिया, ये सब काम आपके नहीं हो पाएंगे, दिमागी काम वाला एक भी काम आप सही से नहीं कर पाओगे। ड्रग अब्यूजर्स हैव मोर एब्सेंटिज्म, एब्सेंट बहुत ज्यादा होंगे अपने वर्क प्लेस से। एक्सीडेंट्स ऑन जॉब, मशीन वाला काम कर रहे हो तो हो सकता है हाथ कहीं चला जाता है, हाथ कट जाता है या मशीन में चोट लग जाती है, क्यों, दारू पी रखी है। लॉस्ट प्रोडक्टिविटी ऑन द जॉब, इस तरीके से जो प्रोडक्टिविटी होती है लॉस हो जाएगी। दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय सुपरविजन ऑन द जॉब, ये कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, जॉब के जहां जॉब कर रहा है वहां सुपरविजन होना चाहिए। पीरियोडिक प्रिवेंशन एफर्ट्स एंड ओकेजनल इंटरवेंशन, और टाइम टाइम पर जो सुपरवाइज करें उनको, लोगों को देखते देख रेख में रखें कि कौन दारू पी के आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है ना, उनका ट्रीटमेंट, उनको सही काउंसलिंग, ये सब देनी चाहिए। तो इससे क्या है, वहां पर उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे आते हैं, इंपैक्ट ऑफ दीज हैबिट्स ऑन सुसाइडल बिहेवियर। सुसाइडल बिहेवियर है ना, अल्टीमेटली क्या होता है, जब दारू पी लेते हो, दारू पी के लगता है कि डर तो खत्म हो गया है, या नशा करने का डर तो खत्म हो जाता है, आदमी इतना ज्यादा डिप्रेशन में होता है, पीने के बाद भी डिप्रेशन नहीं गया, चिंता सोचता ही चला जा रहा है, फिर वो सोचता है खत्म कर लो जिंदगी। तो सुसाइडल बिहेवियर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लिविंग होम, घर में अकेले छोड़ देना। लिविंग अवे फ्रॉम होम, घर से दूर रहना। एडजस्टिंग टू अ न्यू सोशल एनवायरनमेंट, नए सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हो। फाइनेंशियल डिफिकल्टी, अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो। एकेडमिक प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर हो। आर कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यही सब स्ट्रेस के कारण होते हैं अमॉन्ग द ड्रग अब्यूजर्स। जो ड्रग अब्यूजर्स है, मतलब ड्रग को ले रहे हैं, उनके अंदर यही सब जनरल कारण मिलेंगे, है ना। लिविंग होम, घर छोड़ना पड़ गया, घर से दूर रह रहे हो अकेले, नए सोशल एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, एकेडमिक प्रेशर है, तमाम चीजें। स्ट्रेस कॉजेज साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जब चिंता हो जाता है, स्ट्रेस आएगा तो साइकोलॉजी, दिमाग पे असर डालता है, लाइक कॉमनली डिप्रेशन एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। जो डिप्रेशन वगैरह होता है और अलग टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं वो दिमाग में आके स्टार्ट हो जाते हैं। दिस फैक्टर में लीड टू पर्सन टुवर्ड्स डेवलपिंग सुसाइडल थॉट, बस यही सब चीजें तो क्या करती हैं, सुसाइडल थॉट्स, कि यार मर जाए तो अच्छा है, फुर्सत, सबसे छुटकारा मिल जाएगा। बट क्या ये तरीका सही है? नहीं भाई, बताऊंगा ये मैं। सुसाइडल थॉट, ये लाइन पढ़ ले। टाइमली इंटरवेंशन, समय पर अगर इंटरवेंशन किया जाए, दखलंदाजी दी जाए, लाइक मेंटल काउंसलिंग टू द ड्रग अब्यूजर्स कैन प्रिवेंट फ्रॉम सुसाइडल थॉट, तो आपको सुसाइडल थॉट से बचाया जा सकता है। अब सुसाइड क्या है, इलाज नहीं है किसी चीज का। क्यों इलाज नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहां पर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, है ना। यहां लिख देता हूं मैं, एक थोड़ा सा अपना पर्सनल व्यू देना चाहूंगा। सुसाइड इज नॉट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है, बताऊंगा अभी क्यों, ठीक है। इसको डिस्कस, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लूंगा, फिलहाल मैं इसको खत्म कर लेता हूं पहले। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अवॉइड अनड्यू पीर प्रेशर। पीर मतलब जो आपका, बहुत ज्यादा देखा होगा आप लोगों ने, यार मेरा दोस्त के पास तो ये है, मेरा दोस्त तो इतना अच्छा पढ़ ले रहा है, मेरा दोस्त तो ऐसा, ये 4 लोग तो इतना अच्छा काम कर ले रहे हैं। ये जो पीर प्रेशर है, जो आपके सहपाठी लोग हैं, साथ में रहने वाले लोग हैं, उनका प्रेशर अपने ऊपर मत डालो। सुनते हो, हर इंसान अलग है, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की क्वालिटीज अलग होती हैं। तो अ चाइल्ड शुड नॉट पुश अनड्यूली, किसी चाइल्ड को पुश नहीं करना कि देखो फलाने के बच्चे ने ऐसा कर लिया तुम नहीं कर पा रहे, फलाने के बच्चे ने इतना अच्छा कर लिया तुम नहीं कर पा रहे, ये काम नहीं करना चाहिए। टू परफॉर्म बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट। अब भाई हो सकता हो किसी और काम में अच्छा हो और तुम उसको कोई और काम करने के लिए बोल रहे हो, बी इट स्टडी, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटी, चाहे वो स्टडी हो, स्पोर्ट हो या कोई भी एक्टिविटी हो, बच्चे को कभी पुश ना करें कि यार देखो उसने इतना अच्छा कर लिया तुम नहीं कर पाए। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ये चीज स्पेशली मैं कहना चाहूंगा पेरेंट्स से, और ये समझाएं, ये एक सबसे गलत काम होता है पेरेंट्स का, ठीक है। अब बच्चा खुद से लेगा तो एक अलग बात है, वो उसको कहीं ना कहीं कंपटीशन में ढकेलेगा। बच्चा अगर खुद सोचता है कि यार ऐसा हो रहा है तो मेरे को करना चाहिए, तो वो कोशिश करेगा। दूसरा कोई कहेगा, उसे पुश करता है, तो दिक्कत ज्यादा होती है। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, एजुकेशन एंड काउंसलिंग हिम या हर टू फेस प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज ए पार्ट ऑफ लाइफ। ये कोई नहीं सिखाता है। हम एज ए पेरेंट्स, हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में फेलियर देखा होता है। अपनी लाइफ में फेलियर होते ही रहते हैं हम लोग, सोचते कुछ है मिल कुछ और जाता है, लेकिन बच्चे उससे पूरी उम्मीद चाहिए कि बच्चा एकदम तोप निकल जाए। कैसे हो जाएगा भैया, वो भी इंसान है। तो यही है, काउंसलिंग करें कि प्रॉब्लम को फेस में, तो हम लोगों ने फेलियर देखा हुआ है, तो हम अपने बच्चों से कहें बेटा फेलियर पार्ट, लाइफ का एक पार्ट है। अगर बच्चा ज्यादा डिप्रेस हो जाता है खुद से ही, तो समझाएं उसे कि ये तो लाइफ का हिस्सा है, लगा रहता है, आज हारे हो कल जीतोगे, कोशिश करते रहो, ठीक है ना।
आगे आते हैं, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। पियर्स होते हैं दोस्त वगैरह। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ गई है, तुमको लगता है कि यार डिप्रेशन टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पेरेंट्स से बात करें, दोस्तों से बात करें। दोस्त लेकिन अच्छे होने चाहिए, ये बात तुमको ध्यान रखनी है। दोस्त कुछ लोग भटकाने वाले भी बहुत होते हैं। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स शुड बी टेकन टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम। अगर अच्छे पेरेंट्स होते हैं, बैठा करके बात करेंगे, दोस्त बैठा करके बात करेंगे, समझाएंगे, तो कहीं ना कहीं जब उसको ये लगता है कि यार जब मेरे लोगों को दिक्कत नहीं है तो दुनिया जाए भाड़ में, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये फीलिंग जहां आ गई उसका सारा टेंशन दूर हो जाता है। दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग्स, एंजाइटी एंड गिल्ट, है ना। वेंट मतलब जाने देते हैं। जब ये काम हो जाता है, दोस्तों से पेरेंट्स से अच्छे से बात हो जाती है, तो अपनी फीलिंग्स ऑफ चिंता और गिल्ट, जो गिल्ट है, चिंता है, वो फिर उनकी चली जाती है। लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर सब कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो डेंजर साइन को भापें। डेंजर साइन क्या होगा? पेरेंट, टीचर, इवन फ्रेंड्स। बच्चा तो हमारे साथ ही रहता है ना, ये 3 लोग उससे जुड़े हुए रहते हैं। उनको देखना है क्या डेंजर साइन को, कैसे? इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज सो दैट द एप्रोप्रिएट स्टेप कुड बी टेकन ट्रीटमेंट। अब क्या क्या देखना? मान लो बच्चा बड़ा अच्छा था, स्पोर्ट्स में, खेलने में बड़ा हंसमुख बच्चा था, अचानक से क्या हो गया? कमरे में बंद रहने लगा, अपनी साफ सफाई नहीं रखता, गंदे कपड़े पहन लेता है, खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दी है, दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया है। ये सारे सिम्टम्स बच्चे के चेक करने हैं। ऐसी अवस्था में हो सकता है बच्चा ड्रग अब्यूज करने लगा हो। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है ना। जब अल्टीमेटली कहीं से बात नहीं बनती है, तो जाकर के फाइनली फिर हमें डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर हमको समझाएगा कि कैसे डील किया जाएगा, ठीक है ना। हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब उनके पास तो रोज ही पेशेंट आते हैं इस टाइप से, तो उन्हें पता होता है किस तरह से क्या मेडिकेशन दी जाएगी और कैसे डील किया जाएगा। लाइक साइकोलॉजिस्ट, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, एंड डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, जो कुछ प्रोग्राम्स होते हैं डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन, जिसमें वापस से ड्रग की आदत को छुड़वा करके इंसान को नॉर्मल किया जाता है। कैन गेट रिड ऑफ, इससे गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा दिलाने में हेल्प करते हैं वो लोग प्रॉब्लम से कंप्लीटली, एंड लीड अ परफेक्टली नॉर्मल, और फाइनली क्या होता है? एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ फॉर द इंडिविजुअल, उस इंसान के लिए वापस आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल हेल्प लेनी है जिससे कि वो छुटकारा पा सके किससे? अपने प्रॉब्लम से, और वापस से परफेक्टली नॉर्मल हेल्दी लाइफ उसकी आ सके। क्लियर है बातें? तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखना प्रिवेंशन के, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, जो मैं बोल रहा था कि सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। देखो बेटा, सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन। तो छोटी सी एक बात बताऊं मैं, आप लोग ज्यादा नहीं, अपने आसपास देखना, जो लोग आज की डेट में तुम लोगों को दिख रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि जो लोग सक्सेसफुल हो अपने आसपास, अब तुम अंबानी और इनकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं जो तुम्हारे आसपास तुम्हें लग रहा हो, तुम्हारे, है ना, जिनकी एज कितनी होगी? 45-50 साल की एज होगी, या सपोज हो सकता है, ठीक है। अब तुम ये मत देखना कि तुम्हारे साथ वाले कुछ लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर गए हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई इंसान 45-50 में जाके एस्टेब्लिश हुआ है तो कहीं, और तुम आज की डेट में एस्टेब्लिश नहीं हो, तो हो सकता है तुम भी 45 या 50 की एज में जाकर के एस्टेब्लिश हो, ठीक है। होता क्या है लाइफ में, कोई भी देख लो, तुम्हारे पेरेंट्स देख लो, जिंदगी में जब शुरुआत रही होगी तो बड़े गरीब रहे होंगे, हम लोगों के पास पैसा नहीं था, फिर धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई। जैसे जैसे एज आगे बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, हम काम करते जाते हैं और हम फिर सेविंग करते जाते हैं। लाइफ का एक ऐसी स्टेज आती है, 50-60 की जो एज आ जाती है, हम लोग स्टैब्लिश हो जाते हैं, पैसा वगैरह सब कुछ आ जाता है और हम सुकून में होते हैं। जो ये सोचते हैं कि आज ही सब कुछ मिल जाए, तो ये चीज गलत है। क्यों? किसी भी सक्सेस की अगर तुम बात करोगे, ठीक है, जो तुम लोग को ये लगता है कि तुम्हारी एज के बच्चे आज सक्सेस हो गए हैं, तो उन्होंने जो तैयारी कर दी होगी वो 5th-6th क्लास से स्टार्ट कर दी होगी। ध्यान रखना, अगर 5th-6th क्लास से, यानी कि करीब 10 साल के रहे होंगे वो लोग, तब तैयारी स्टार्ट कर दी, और आज जब वो 20 और 21 साल के हो गए हैं, लगभग 11 साल, है ना, तैयारी कब से स्टार्ट कर दी है? वो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ाई करके सक्सेसफुल हो गए। तो उन्होंने जब 9th-10th क्लास से पढ़ाई स्टार्ट कर दी और आज वो 11 से 12 साल बाद सक्सेस हो गए, तो समय तो देखो ना उनका भाई, 11-12 साल का है। ये चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और तुम अब आज 21-22 साल के हो, 20-21 साल के हो, तुम आज 20-21 साल के हो, तो आज से लगाओ 10-11-12 साल, तुम कितने के पहुंच जाओगे? 31 या 32 के। नो डाउट ये लड़का तब तक बहुत आगे पहुंच जाएगा। हमें क्या करना उससे भैया? हमने लेट शुरुआत की है तो हमको लेट तरक्की मिलेगी, दैट्स इट, बस इतना ध्यान रखना है। लेट स्टार्टिंग की है तो लेट शुरुआत मिलेगी। तो कोई भी टेंशन ना ले, प्रॉब्लम ना कर ले और सोचे नहीं बिल्कुल भी, बस इतना ध्यान रखे। किसी को अगर समय से पहले नहीं मिलता है। मैंने क्या कहा, जिसको यहां तरक्की मिल गई उसने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया होगा। तुम लोगों ने अगर आज कर रहे हो, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बातें होती है मेरी, मैं पढ़ाता हूं, बहुत से बच्चों से बात हो जाती है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अपनी हो सकता है कुछ लोग आज की डेट में 25-26 साल के हो चुके हों, कुछ लोग हो सकते हैं 30 साल के हो चुके हों,
तो टेंशन ना लें, आज से मेहनत स्टार्ट करोगे तो 10 या 11 साल यानी कि 30 वाले लगभग मान लो 40 और 26 वाले मान लो करीब करीब 36 या 37 साल, ठीक है ना। ये 10 से 11 साल लग जाता है एक अच्छी पोजीशन में पहुंचने में। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस उठने में, कोई भी काम कर रहे हो तो 10-11 साल नॉर्मल लगता है चलने में। बात समझ में आ गई है, क्लियर है। एक छोटा उदाहरण ले लो डॉक्टर का। डॉक्टर की 5 साल की डिग्री होती है, ठीक है ना, और 5 साल का अनुभव एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। तब कहीं जाकर के वो 10 से 11 साल में, ये भी तो 10 से 11 साल लग गए, तब जाकर उसकी कलम की वैल्यू होती है। तो टाइम लगता है 10, 11, 12 साल का, ठीक है ना। यही चीज मैं समझाना चाहता था, सुसाइड ऑप्शन नहीं है भैया। अब तुम जब 11, 12 साल में यहां पर अच्छा खासा कमाई करोगे तब ऐश करना, आज थोड़ी दिक्कत है, तो ये सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई, क्लियर है बातें, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, क्लियर है। और डी फार्मा को करने के लिए तो एक और भी सोल्यूशन है हमारा, माइंड नर्चर ऐप, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं थोड़ा सा माइंड नर्चर ऐप के बारे में बातें। तो आओ जानते हैं अपने माइंड नर्चर ऐप के बारे में। तो यस, हमारे चैनल का जो नाम है माइंड नर्चर, उसी के नाम से अब ऐप आ चुका है जो कि गूगल के प्ले स्टोर पे मौजूद है, ठीक है। लेक्चर के लिंक में भी उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और चाहो तो डायरेक्ट कहां, प्ले स्टोर पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो YouTube पर लेक्चर्स एंड नोट्स YouTube पर भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जब मैं पहले से ही पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि लेक्चर और नोट्स जैसे डाल रहा हूं मैं YouTube पर ठीक वैसे डालता रहूंगा, कोई चेंज नहीं आएगा। जितने लेक्चर मेरे ऐप में होंगे, जितने नोट्स मेरे ऐप में होंगे, उतने लेक्चर और नोट्स आपको YouTube पर भी मिलेगा। बट क्या चीज आपको YouTube पर नहीं मिलेगी, वो चीज है 1 मार्क्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस, जो 1 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन में बेसिकली तुम्हारे पास क्या आते हैं, MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना। ये तुम्हारे अब नए जो पैटर्न है, उसमें नया एग्जाम पैटर्न है, ठीक है ना। उसमें MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, दोनों मिलाकर के 10 नंबर के ये आते हैं, 10 नंबर के ये आते हैं, ठीक है। प्लस 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि आप इतना सारा पढ़ेंगे, यहां वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा मैं 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स की। अगर केवल आप उतना ही पढ़ लेंगे तो पास तो गारंटी हो जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जब डिटेल नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है, तो उसके लिए पूरा लेक्चर पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी आप लोग, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है। और जिस बच्चे को केवल पास होना है, वो केवल मेरा क्या करेगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेगा। लाइव क्लास होगी। अब मान लो मैं ये यूट्यूब पे लेक्चर कोई पढ़ा दिया है, अब वो कहीं कुछ तुम्हारा डाउट फंस गया है, ठीक है, तो वो कैसे कवर होगा वो, तो उसके लिए क्या होगा, लाइव क्लास होंगी। डाउट्स के लिए मैं आया करूंगा लाइव क्लास, जो कि अभी स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं और क्लास चल रही है। सबसे बच्चों बड़ी चीज जो होने वाली है, MCQ टेस्ट की प्रैक्टिस। ये तो चलो एक बार को ठीक है, MCQ क्वेश्चंस की इतनी सारी प्रैक्टिस होने वाली है। हर लेक्चर से 15-20 क्वेश्चन, फिर पूरे चैप्टर से मिला करके 100-150 क्वेश्चन हो जाया करेंगे, जो कि तुम्हारे डी फार्म और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जिट एग्जाम के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं MCQ क्वेश्चन। अब देखो समस्या क्या है, ये MCQ क्वेश्चंस का टेस्ट हम लोग कहां नहीं ले सकते, यूट्यूब पर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे क्या होगा मैं बताता हूं। ऐसे में चल रहा हूं, क्वेश्चन लिखा होगा, 4 ऑप्शन लिखे होगा, मैं बोलूंगा बच्चों ये क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है, इसका आंसर ये है। मजा नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ना। मजा कैसे आएगा, क्वेश्चन सामने होगा, तुम पढ़ोगे और तुम आंसर क्लिक करोगे, पढ़ करके सोच करके, वो मजा आएगा, उससे प्रैक्टिस होती है असली, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा पार्ट आपको मिलने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बात कर ही चुका हूं। रूटीन टेस्ट फॉर डी फार्म एंड एग्जिट एग्जाम, ओनली 40% मार्क्स चाहिए, सबको पता है। 100 में से सबको कितने चाहिए, 40 नंबर में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो रूटीन टेस्ट का क्या मतलब है, मान लो चैप्टर 1 किसी सब्जेक्ट का खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर चैप्टर 2 खत्म हुआ, उसका टेस्ट हो जाएगा। फिर कंबाइंड टेस्ट होगा एक, किसका, चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 का। फिर चैप्टर 3 मान लो खत्म हो गया, फिर उसके बाद एक कंबाइंड टेस्ट होगा 1 + 2 + 3। इस तरह से चलता रहेगा। एक टाइम वो आएगा 1 + 2 + 3, मान लो 13 चैप्टर है तो कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं। ये जो टेस्ट अगर बच्चा कोई मन से देता है, बहुत अच्छे मन से, तो मोर देन 95% उसका कहीं नहीं गया। और अगर बेमन से भी दे रहा है, 20-30% तैयारी करके भी, तो 40% यानी कि 40 नंबर लाना, फिर उसके लिए फाइनल एग्जाम में बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, जो पढ़ाई होगी ना हमारा, इस एग्जाम को टारगेट करके होगी, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट तुम्हारे एग्जिट एग्जाम में आएंगे उसको टारगेट करके पढ़ाई होगी, यानी कि जब
थ्योरी पढ़ोगे या लो क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाओगे तो एमसीक्यू तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, और एमसीक्यू जब बहुत आराम से कर ले जाओगे तो एग्जिट एग्जाम बहुत आराम से क्लियर कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? और फीस बिल्कुल मिनिमल है, 1100 रुपए पूरे साल के लिए सभी सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट 1100 रुपए, सेकेंड ईयर पूरा साल सभी सब्जेक्ट फिर से 1100 रुपए, यानी कि एक साल की फीस आपकी 1100 रुपए पड़ रही है। इस फीस को अगर आप अपनी कॉलेज फीस से कंपेयर करोगे तो ना के बराबर है। महीने का तुम्हारा 92 रुपए समथिंग पड़ता है जाकर के। इससे सस्ता, चीप और बेस्ट चीज आपको नहीं मिलने वाली है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेरी है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ऐप को लेकर के, ठीक है, या कुछ बच्चों को यह दिक्कत है नोट्स का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है लेक्चर के, यूट्यूब के सभी लेक्चर, मेरा कोई लेक्चर ऐसा यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैंने नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन से निकालना नहीं आता है, मुझे कॉल कर ले या किसी अपने दोस्तों से पूछ लें, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत है तो बेझिझक बिना हिचकिचाए मुझे कॉल करें, डाउट क्लियर करें इस चीज को लेकर के, सर कैसे क्या है, ठीक है, मैं तुम लोगों को वो चीज बता दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? और सबसे बड़ी चीज, ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, रिवीजन। बिना रिवीजन के आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, यानी कि पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो रिवीजन जरूर 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 करना। मैं हमेशा कहता हूं रिवीजन ही है सिलेक्शन। रिवीजन करोगे तो लाइफ में हर एक चीज में अचीव पालोगे, हर एक चीज आपको अचीव हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।